आज मैं जिस मुद्दे को लेकर आया हूं वो मुद्दा उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में जब से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ ये दिखाता है कि किस प्रकार से लोग नए नए तरीकों का इजाद भ्रष्टाचार के लिए कर रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग किस प्रकार से भ्रष्टाचार करने के लिए नए नए तरीकों का इजाद कर रहे हैं। और अगर कभी ये पुरस्कार कहीं देने को हुआ कि भ्रष्टाचार के नए तरीकों को इजाद करने का पुरस्कार किसको मिलना चाहिए, तो निश्चित रूप में इस प्रकार के लोग जिनका आगे जिक्र आने वाला है उन लोगों का नंबर निश्चित रूप में पहले आएगा, क्योंकि नए नए तरीकों से भ्रष्टाचार करने के तरीके ये लोग इजाद कर रहे हैं। साथियों, आप सबको ये जानकारी है कि आज से करीब 2 साल पहले मैंने सहकारिता के भर्ती घोटाले पर भारतीय जनता पार्टी के उन विधायकों के उस पत्र को भूमिका बनाकर और अन्य तथ्यों के साथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी से एक शिकायत की थी कि इस प्रकरण की पूरी जांच होनी चाहिए। प्रकरण ये था कि नियम के विरुद्ध लोगों को भर्ती किया गया सहकारिता में। प्रकरण ये था कि 2020-21 में जब कोविड के कारण स्कूटर तक चलाने की परमिशन नहीं थी, घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी, उस दौरान नोएडा में इस परीक्षा का आयोजन किया। वो अलग प्रकरण है और उस परीक्षा में भी जमकर धांधली हुई। अगर कभी उसकी तटस्थ जांच होगी तो सब चीजें सामने आएगी, लेकिन फिलहाल तो ये संभव नहीं है, क्योंकि पुलिस भी उन्हीं की, सरकार भी उन्हीं की, सब उन्हीं का, तो ये संभव नहीं है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को तब मिला था और तब मुझे डराने के लिए उस समय के बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के एक तत्कालीन सदस्य के द्वारा ये मंत्री जी को, धन सिंह रावत जी को एक शिकायत दी गई कि गणेश गोदियाल जब बद्रीनाथ केदारनाथ में अध्यक्ष थे तब गणेश गोदियाल ने ये भ्रष्टाचार किए। लेकिन चूंकि मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी, मैंने ऐसा कुछ गलत काम किया ही नहीं था, तो मुझे डरने की जरूरत क्या थी। लिहाजा मैंने मुख्यमंत्री जी को यह भी लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे डराने के लिए ये नया सगुफा छोड़ा गया है कि आप मेरी भी जांच हो सकती है, लिहाजा मेरी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने मांग की है तो मेरी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन मुझे डर दिखाकर दूसरे की जांच को रोकना उचित नहीं होगा। वो जांच आज तक न मेरी और न जिनकी मैंने मांग की थी उनकी सामने आई, उसके क्या परिणाम है वो सामने नहीं आए। लेकिन ताजा घटनाक्रम अब स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री और साथ साथ में चिकित्सा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी के विभाग में एक से एक फेहरिस्त है घोटालों की। अभी उन घोटालों का नंबर आना बाकी है, उसमें प्रक्रिया चल रही है, हमारे पास उसके कागजात आने वाले हैं, जिनमें कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों को, निजी अस्पताल को ऐसे मरीजों के इलाज के लिए पैसा दिया गया जो मरीज थे ही नहीं, जो एडमिट ही नहीं हुए कभी, ऐसे मरीजों के लिए भी पैसा दिया गया। वो भी सीरीज सामने आएगी। लेकिन आज जो प्रकरण है वो है हरिद्वार मेडिकल कॉलेज से संबंधित। मेरे प्यारे भाइयों और साथियों और उत्तराखंड के सम्मानित हमारे नागरिकों, आप सब जानते हैं कि सरकार एक एक पैसा जो लोकहित में खर्च करती है वो आप सब की जेबों से टैक्स के रूप में जमा किया हुआ पैसा होता है। हमारी जेब से जब हम कोई सामान खरीदते हैं, कोई सेवा खरीदते हैं, किसी न किसी रूप में खर्च करते हैं, तो उस पैसे में कुछ हिस्सा टैक्स का होता है, जो टैक्स सरकार के खाते में जाता है और सरकार उसको जन कल्याण के कार्यों पर खर्च करती है। ये आज की बात नहीं है, ये जब से सरकार की परिकल्पना हुई होगी, चाहे राजा बादशाह जो भी रहे होंगे, ये तब से चला आ रहा है कि कुछ न कुछ कर वसूले जाते हैं और उन करों का उपयोग लोकहित में किया जाता है, लोक कल्याण में किया जाता है। इसी प्रकार वर्तमान में हमारी सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने, और इससे पिछले वक्त से एक हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाने का एक प्रस्ताव पास किया, कैबिनेट में आया होगा, उसके बाद उसके लिए बजट पास हुआ और उसमें यह आवश्यकता दिखाई गई कि मरीजों को उचित इलाज मिल सके, स्टैंडर्ड का इलाज मिल सके। जो महानगरों में जिस प्रकार का इलाज मिलता है, बड़े बड़े अस्पतालों में जिस प्रकार का, तो एक सुसज्जित आधुनिक सुविधाओं का केंद्र, स्वास्थ्य सुविधाओं का केंद्र यहां पर बन सके और अप्रोचेबल है। ये एयरपोर्ट से नजदीक है, ये रेलवे स्टेशन से नजदीक है, ये रोड ट्रांसपोर्ट के हिसाब से काफी इजी है और ऐसी जगह पर
अगर अस्पताल बनाया जाता है तो ये अस्पताल सरकारी अस्पताल लोगों के इलाज के लिए, और ये मेडिकल कॉलेज बच्चों के पढ़ने के लिए, डॉक्टर्स बनाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स की भारी कमी है, डॉक्टर्स हो सकें, डॉक्टर्स बन सकें लोग, इसके लिए ये बहुत आवश्यक है। ये आवश्यकता इसकी बताई गई। आप सबको ये बता दूं कि इस अस्पताल के निर्माण के लिए 638 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कि मैंने पहले ही बताया कि आपके और हमारे टैक्स के पैसों से खर्च हुआ। 638 करोड़ रुपए खर्च हुए। आवश्यकता ये बताई गई कि इस अस्पताल से गरीबों का इलाज होगा, इस अस्पताल से उच्च कोटि का इलाज होगा, और इस अस्पताल से अच्छे दर्जे के डॉक्टर बनकर निकलेंगे। 638 करोड़ राजस्व से, मतलब राजस्व खाते से, उत्तराखंड के खाते से 638 करोड़ इसके लिए खर्च हुए। ये 638 करोड़ निश्चित रूप में हमारे और आपके टैक्स के पैसों का ही हमारे और आपके टैक्स के पैसों से ही खर्च हुए होंगे। ये तो आप भी और हम भी जानते हैं। अब इसके बाद जो आगे कहानी है, जो पूरा ग्रंथ इसमें छुपा है, वो ये है कि इसमें घोटाला कैसे हुआ। पहले तो ये मानते थे कि ये 638 करोड़ में जो उच्च कोटि की मशीनें खरीदी गई, जो भवन बनाए गए, इन सब में घपला हुआ होगा। लेकिन ये घपले तो छोड़िए, इस विभाग के मंत्री जी ने और इस विभाग ने ये पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेज ही एक प्राइवेट ट्रस्ट को देने का फैसला किया, और वो भी जबकि 100 सीटें वहां पर जो एमबीबीएस प्रथम वर्ष की 100 सीटें पर, उन 100 सीटों पर एडमिशन हुआ, तत्काल बाद एक विज्ञापन जारी होता है कि इसको जो है प्राइवेट को किसी को देना है, और मात्र 638 करोड़ रुपए की जो लागत लगी वो, और जो जमीन 70.5 मतलब 7.5 एकड़ जो जमीन हरिद्वार में नगर निगम क्षेत्र में हाईवे पर लगी हुई, जिसका कि निश्चित रूप में 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ से नीचे बाजार मूल्य नहीं हो सकता, तो करीब 700 करोड़, वो 700 और 600 13,500 करोड़ रुपए की ये संपत्ति मात्र 2.5 करोड़ रुपए सालाना पर किसी प्राइवेट ट्रस्ट को देने का फैसला किया। अब ट्रस्ट की बात हम करते हैं। कंपनी हो, ट्रस्ट हो या सोसाइटी हो, 1860 के जो एक्ट है उसके आधार पर जो सोसाइटी हो, वो सोसाइटियां और वो कंपनी तो वही रहती हैं, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं होता है कि उन ट्रस्टों में आगे चलकर लोग बदल जाते हैं। एक ट्रस्ट का जो ट्रस्टी होता है वो रिजाइन कर देता है और उसके जगह पर दूसरा ट्रस्टी आ जाता है। तो ये बड़ा खेल 90 साल के लिए ये सरकार की संपत्ति, जिसका मूल्य आज निश्चित रूप में कम से कम 1350 करोड़ रुपया है, वो पूरी की पूरी संपत्ति एक निजी संस्था को देने की सरकार ने कोशिश कर ली है, जिसकी कि एलओपी जारी करने के लिए 1 जनवरी को शासन ने संबंधित डायरेक्टरेट को, निदेशालय को लिखा है कि इसके लिए एलओपी जारी की जाए, लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया जाए। ये शासन ने लिखा है। अब बात आती है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़ा खेल, ये 1350 करोड़ रुपए के आसपास का घपला, निश्चित रूप में ये बात हो नहीं सकती है कि माननीय मंत्री जो चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके बिना ये हो सके, ये तो हो नहीं सकता है। अब बात यह है कि अभी ये एग्रीमेंट शायद नहीं बना है। आज 10 तारीख है और 1 तारीख को ये जारी हुआ। मैं समझता हूं कि इतना जल्दी ये एग्रीमेंट नहीं बना होगा, इसलिए समय रहते हुए मैं इस प्रकरण में नंबर 1, यदि ये प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री के जानकारी में नहीं है तो मेरे इस फेसबुक के लाइव के माध्यम से निश्चित रूप में उनकी एलआई उनको इस सूचना देगी कि इस प्रकार का कोई बात मैंने कही है और इसकी जांच कराएंगे। अगर उनके जानकारी में ये बात नहीं है तो इसका संज्ञान लें और तत्काल इस पर रोक लगाएं। ये उचित नहीं है कि 1350 करोड़ रुपए कम से कम जिसकी लागत हो, ऐसी संपत्ति उत्तराखंड की, पहले हमारे पास कंगाली है उत्तराखंड में। नरेंद्र सिंह नेगी जी का वो गीत धन सिंह रावत जी को और मुख्यमंत्री जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिसमें 2005 में उन्होंने गीत गाया था कि लोग होड़ खाने का सपने देखना चाहिए, मतलब लोग अच्छे रहन सहन के और भविष्य के अच्छे सपने देख रहे हैं। और ऐसे में इस कंगाली, जिस प्रदेश में करीब 1 लाख करोड़ रुपया
कर्ज हो चुका है जिस प्रदेश पर, उस प्रदेश में सरकार 1350 करोड़ रुपए के एक संस्थान को, जिसको कि बनाकर अभी पूरा होकर 1 साल नहीं हुआ है, ऐसे संस्थान को किसी प्राइवेट हाथ में देने जा रही है। यह घोर उत्तराखंड के जो उत्तराखंडियत की भावना थी, जो उत्तराखंड राज्य बनाने की भावना थी, उस पर गहरी चोट है। अफसोस है मुझे, बहुत अफसोस है मुझे। अफसोस इस बात का भी है कि आम नागरिक आज ये समझ बैठे हैं कि अगर कोई मंत्री, कोई सरकार घोटाले कर रही है तो उसमें हमारा क्या जा रहा है। नहीं, ये हमारा ही जा रहा है। अगर सरकार 1 लाख करोड़ रुपए के कर्ज तले अगर दबी है आज उत्तराखंड सरकार, तो निश्चित रूप में आने वाले भविष्य में हमारे जो आगे की जनरेशन होगी उसी को वो कर्जा चुकाना होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आज सरकार 1350 करोड़ रुपए के एक संस्थान को, किसी व्यक्ति को कौड़ियों के दाम दे रही है, 2 करोड़ 50 लाख रुपए प्रति वर्ष, जिसमें कि एमबीबीएस की 100 सीटें हैं, तो निश्चित रूप में उसमें यह बात नहीं मानी जा सकती कि विभागीय मंत्री का कुछ लेना देना न हो। इसलिए अगर धामी जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर ये बात आपके संज्ञान में नहीं है तो कृपया इसे रोकिए। अगर ये बात आपके संज्ञान में है भी और तब भी आगे बढ़ रहे हैं तो कृपया रुकिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया रुकिए अगर आपके संज्ञान में है तो। और अगर सरकार और आप नहीं रुके तो हमारे पास इस प्रदेश में सिवाय आंदोलन के और कोर्ट जाने के, पब्लिक इंटरेस्ट में कोर्ट जाने के कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं गणेश गोदियाल भगवान बद्री विशाल की शपथ लेता हूं कि जब तक इस मामले को या तो मुख्यमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें, रोकें, अन्यथा मैं गणेश गोदियाल, मैं साक्षी मानकर भगवान को यह बात कहता हूं कि मैं इस मामले में जल्दी 2, 4, 6 दिन के अंदर, हालांकि यहां चुनाव चल रहे हैं और मैं चुनाव पर से अपना ध्यान इधर उधर नहीं वो चाहता था, लेकिन फिर भी सरकार ने ठीक चुनाव के टाइम ये घपला इसलिए किया कि लोगों का ध्यान चुनाव में उलझा रहे और वो एग्रीमेंट कर दें। मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं इस राज्य के हित में कोर्ट जाऊंगा। मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता कि जिस प्रदेश में युवा बेरोजगारी से त्रस्त हों, जिस प्रदेश में 8,000 की नौकरी करने वाले को समय पर तनख्वाह न मिलती हो, जिस प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गया हो, जिस प्रदेश में ये हालात बद से बदतर होते जा रहे हों, जिस प्रदेश में शराब बेचकर और खनन करके ही तनख्वाह के लिए पैसे जुटाए जा रहे हों, उस प्रदेश में 1350 करोड़ रुपए में एक मुश्त किसी को तोहफा दे देना, ये यहां के लोगों के साथ घोर अन्याय है। और ऐसा जब तक जीवन है तब तक ऐसा होने नहीं देंगे। अंतिम समय तक इसकी कोशिश करेंगे, सामाजिक लड़ाई लड़के भी, समाज में भी इसके प्रति जागरूकता उपजाकर, और न्यायालय में भी मैं इसकी खिलाफत करूंगा और मांग करूंगा न्यायालय से कि ये जो नया पैटर्न भ्रष्टाचार का स्वास्थ्य मंत्री ने इजाद किया, पैदा किया है, इस पर रोक लगनी चाहिए। रोक इसलिए भी लगनी चाहिए कि सरकारें आती जाती रहती हैं और ऐसे में यह ना हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक परंपरा बन जाए। ये परंपरा नहीं बननी चाहिए। आज उसने किया, कल दूसरी सरकारें आएंगी, वो भी ऐसी करेंगी। ऐसी परंपराएं न बने, इसके लिए आवश्यक है कि हम इसको रोकें। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा और मुख्यमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें, और जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे उत्तराखंड के प्यारे हमारे भाई और बहन इस बात को ये न समझें कि इस बात से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग हम बाद में हैं, इस प्रदेश के नागरिक हम पहले हैं। और अगर ये परंपरा पड़ गई, हालांकि काफी हद तक बीजेपी ने परंपरा डाल दी है, सत्तारूढ़ जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, काफी हद तक उन्होंने ये परंपरा डाल दी है, लेकिन ये परंपरा उचित नहीं है, प्रदेश के लिए उचित नहीं है। इसलिए मैं आह्वान करता हूं प्रदेश के तमाम नागरिकों का, मैं आह्वान करता हूं प्रदेश के तमाम जो विचारशील लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज को दिशा देने वाले लोग हैं, या जो समाज को दिशा देने के लिए मन में सोच रखते हैं, जो अन्याय को सहन करना उचित नहीं समझते हैं, उन सब का मैं आह्वान करता हूं कि इस प्रकार ऐसे मुद्दों पर सरकार की खिलाफत करना बहुत आवश्यक है। बहुत से मेरे शुभचिंतक मुझे कहते हैं कि गोदियाल जी आप अच्छे आदमी हैं, पर आप उस पार्टी में नहीं, इस पार्टी में रहिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों,
सब अगर चोरी में इकट्ठे हो गए, साझेदार हो गए, तो इस प्रदेश का क्या होगा। इसलिए हम अलख जगाते रहेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी, और न कुछ हुआ तो अंतिम रूप में न्यायालय पर हमें उम्मीद है कि न्यायालय इस प्रदेश के साथ जरूर न्याय करेगा। तो आप अगर कोई इसके बारे में, इस हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हो कि ये मेडिकल कॉलेज किस लिए बनाया गया, तो उस मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट है, उस वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं कि सरकार के मकसद क्या थे और आज उन मकसदों से सरकार भटक कर कहां चली गई है और क्या करने जा रही है। तो आप सबका ये सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको इतना प्रचारित और प्रसारित करिए कि पूरे उत्तराखंड का जनमानस जाग उठे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी कम से कम इस बारे में कुछ सोचें और संज्ञान लें, और कोर्ट जाने से पहले, हमें और कुछ करने से पहले यहीं पर इसका निर्णय कर लें। इसके लिए भी वो साधुवाद के पात्र होंगे। धन्यवाद।